सभी छात्राध्यापकों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर अंजू टीना का नमस्कार। आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे नज़र डालते हैं जो हमें अधिगम से संबंधित प्रश्नों को याद दिलाएगा कि हमें अधिगम कितना याद है। पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसमें अधिगम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या कहता है? सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास तथा अनुभव के कारण होता है। बिल्कुल, व्यवहार में परिवर्तन किससे हो रहा था? अनुभव या अभ्यास। सीखने में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। बिल्कुल, स्थायी परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फटाफट याद करते हैं। सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किया था। देखिए, सबसे पहले अपन थ्योरी पढ़ते हैं थॉर्नडाइक की, लेकिन जो सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किया था वो पावलव ने किया था। यदि ये प्रश्न आए तो आपको उत्तर पावलव करना है। आप इसको अवॉइड नहीं करें इन प्रश्नों को। निम्न में से शरीर वैज्ञानिक कौन थे? अपन ने पढ़ा था शरीर के वैज्ञानिक पावलव थे, जिन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? याद होगा आपको, स्किनर ने प्रयोग चूहे व कबूतरों पर किया था। नैमित्तिक अनुबंधन किसको कहते हैं? याद करके बताओ। क्या अधिगम को कहते हैं? नहीं, नैमित्तिक अनुबंधन किसको कहते हैं? नैमित्तिक अनुबंधन स्किनर की थ्योरी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी थी नैमित्तिक अनुबंधन। तो इनमें से आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। याद कर लीजिएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की जो थ्योरी थी, मैंने आपको सबके अलग अलग नाम स्लाइड में बताए हुए हैं, याद रखें। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया था? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक क्या कहता है? जैसे जैसे हमारा प्रभाव पड़ता है वैसे वैसे हम सीखते जाते हैं। कॉलर ने इनसाइट का दिया था, पावलर ने कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, बीएफ स्किनर ने हमारे को ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित सत्य क्या है? संबंधित असत्य क्या है? सत्य नहीं, ये क्या पूछ रहा है? असत्य। इस ऐसी चीज को आप जरूर ध्यान रखें। इस तरीके के क्वेश्चंस हमको गलत हो जाते हैं। अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती है? नहीं, अनुक्रियाएं असत्य ढूंढ रहे हैं ना। प्राणी निष्क्रिय होता है? नहीं, प्राणी तो सक्रिय होता है इसके अंदर। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। प्राणी है अनुक्रिया प्रक्रिया होता है, फुल को बुला लेता है। अदम क्रिया है, आद्य प्रक्रिया हो जाता है, ज्ञान का विभेदन हो जाता है, चारा का विभेदन हो जाता है। तो टाइप्स करके पढ़ लेते हैं, सामान्यीकरण एक जनरलाइजेशन कर लेते हैं, स्वतः पुनः प्राप्ति हो जाती है हम ज्ञान की। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। फटाफट ध्यान देना है कि हमें याद क्या क्या है। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? टॉलमैन। ये हल्का बंडूरा का, टॉलमैन का, सेलिगमैन तथा मायर का। इसको हम अवॉइड कर देते हैं पढ़ने से, लेकिन ये छोटे छोटे सिद्धांत हैं और इनको हमें आधे आधे घंटे पढ़ लेना चाहिए। फिर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होता है। तो अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमैन ने दिया था। बंडूरा ने क्या दिया था? अवधान होगा, स्मृति होगी, अनुकरण होगा, फिर अभिप्रेरणा होगी। ये इसके 4 स्टेप्स हैं जो बंडूरा ने दिए थे। आगे चलते हैं। आप शब्द बोलने पर यदि बालक की पिटाई करी है तो अनुक्रिया की संभावना क्या हो जाएगी? अनुक्रिया घट जाएगी उसकी। अब शब्द बोलने पर पिटाई हो गई, पिटाई होना सही था या समझाना सही था? तो पिटाई करने से उसकी अनुक्रिया की संभावना कम हो जाती है। अधिगम असहायता की परिघटना के सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अधिगम असहायता, ये प्रयोग दिए थे सेलिगमैन और मायर ने। किसने किया था अधिगम असहायता? सेलिगमैन तथा मायर ने। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया 2 शब्दों में कई बार अंतर नहीं कर सकते। तो व और ब जो लगभग एक जैसे से शब्द है उसमें अंतर नहीं कर सकते, वो डिसलेक्सिया है। जैसे प और फ में अंतर करना, अंतर कर लेगा तो डिसलेक्सिया थोड़ी हो जाएगा।
पै फै वह बै में अंतर करने में कठिनाई अनुभव करना, कठिनाई तो अनुभव करता ही है लेकिन कर ही नहीं सकता है। पठन करने में कठिनाई अनुभव करना, तो आंसर क्या हो जाएगा, वह और बै में अंतर जो नहीं कर सकता है, दैट इज डिसलेक्सिया। पवलव के प्रयोग में भोजन क्या था, आपको याद होगा, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक, और कंडीशन स्टिमुलस अनुबंधित उद्दीपक। तो भोजन क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस था। भोजन आता था, लार आ जाती थी, तो दैट इज अनकंडीशन स्टिमुलस। अधिगम क्या है, क्या अधिगम सामाजिक क्रिया है, नहीं यार। भौतिक क्रिया है, नहीं। अधिगम क्या है, एक मानसिक क्रिया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन वहां कंफ्यूज कर देगा आपको। तो अधिगम क्या है, एक मानसिक क्रिया है। सक्रिय व आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी, अब आक्रामक शब्द आने से हम हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आक्रामक अभिवृत्ति क्या है, आक्रामक अभिवृत्ति है। इसलिए यदि सक्रिय व आक्रामक अभिवृत्ति है तो विद्यार्थी तीव्र गति से सीखता है। परिणाम का ज्ञान, सीखने की गति को, परिणाम का ज्ञान, फीडबैक, रिजल्ट, वो हमको प्लान रिजल्ट, तो वो हमें क्या देगा, आगे बढ़ने की राह देगा। आगे बढ़ाता है हमको परिणाम, पीछे नहीं ले जाता है यदि प्लान फीडबैक है। तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक यदि बाल्यावस्था में कम सीखता है, किशोरावस्था में ज़्यादा सीखता है, तो गति में तेज़ी आ जाती है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक गति में तेजी आ जाती है। व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख क्रिया है, व्यक्ति के व्यवहार में अधिगम होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा, सीखना होगा, ये सारा कुछ ही व्यक्ति के व्यवहार में होगा, है ना। सीखना भी होगा व्यवहार में, अधिगम भी होगा, व्यवहार में परिवर्तन भी होगा। सीखने की प्रक्रिया में होता है व्यवहार परिवर्तन भी होता है, अनुभव भी होता है और अभ्यास भी होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सभी। चलिए अगले प्रश्न के पास चलते हैं। एक बालक गर्म स्टोव को छूता है जिससे उसका हाथ जल जाता है। अब वो दोबारा उस स्टोव को नहीं छूता, बालक वह व्यवहार करता है, बालक का वह व्यवहार कहलाता है, क्या अनुभव कहलाता है, अनुभव तो है ही, लेकिन अनुभव के साथ में यदि अधिगम नहीं होगा तो वो फिर छुएगा। तो बालक के अंदर व्यवहार परिवर्तन हो गया, इसलिए ये क्या है, अधिगम है, ये अनुभव नहीं है, परिपक्वता नहीं है, वृद्धि नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा, अधिगम। अधिगम नहीं है। अगला प्रश्न, अधिगम नहीं है। क्या अधिगम वृद्धि नहीं है, नहीं यार, वृद्धि तो होती है। अधिगम परिवर्तन नहीं है, नहीं, परिवर्तन भी होती है। तो बिना अभ्यास व अनुभव के व्यवहार में परिवर्तन नहीं। व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है, अभ्यास से आता है, अनुभव से आता है। इसने लिख दिया बिना अभ्यास, तो अधिगम नहीं है। बिना अभ्यास के व्यवहार में परिवर्तन यदि नहीं आ सकता तो अधिगम नहीं है। व्यक्ति का बाहरी व्यवहार या प्रक्रिया है, अनुमानित प्रक्रिया, निष्पादित बाहरी व्यवहार। बाहरी व्यवहार जो करता है व्यक्ति, वो निष्पादित प्रक्रिया, अनुमानित अंदर अनुमान लगाता है, निष्पादित निष्पादन कर देता है। देखिए अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड आ गया। कविता को दोहराकर उसे याद कर अध्यापक को सुना देना, ये क्या कहलाता है, निष्पादन कर दिया उसने, है ना, निष्पादन कर दिया। इसमें कोई अनुबंध नहीं बना है, उसने उसको निष्पादन कर दिया। प्राचीन अनुबंध सिद्धांत, मैंने आपको अलग अलग टेबल दी थी कि स्किनर की क्या नाम है, पावलव के क्या नाम है, थॉर्नडाइक के नाम है। तो प्राचीन अनुबंध सिद्धांत किसका था, पावलव का था। अनुबंधित और अनुबंधित उद्दीपक किसमें दिए थे, किसमें दिए थे, पावलव ने दिए थे। कब दिए थे, सहकालिक, दोनों को साथ करके। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशन थे, नहीं। ऐच्छिक अनुबंधन नहीं था, दोनों को साथ दे रहे हैं, तो हमारा क्या था, सहकालिक अनुबंधन, थोड़ी सी गैप पे दोनों को साथ दे देते, तो वो क्या था, CS और US। पावलव ने किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पे, है ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन थे, स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन थे, स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, ऐच्छिक, मर्जी से सीखता है, उसको अंदर से सीखता है कि हाँ मुझे करना है,
स्किनर ने अपने प्रयोग को किस पर किए थे? कबूतर और चूहे पे किए थे स्किनर ने अपने प्रयोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भोजन, पैसा, प्रशंसा यदि आपको मिलता है तो वो क्या है? पुनर्बलन है। भोजन मिलता है, पुनर्बलन है। पैसा मिलता है, पुनर्बलन है। प्रशंसा मिलती है, पुनर्बलन है। लेकिन कैसा पुनर्बलन है? धनात्मक पुनर्बलन है। कौन से पुनर्बलन प्राणी को पलायन की अनुक्रिया सिखाते हैं? यदि आप ऋणात्मक पुनर्बलन देते हैं तो वो प्राणी पलायन करता है। ठीक है, पलायनवादी पुनर्बलन नहीं, ऋणात्मक पुनर्बलन उसको पलायनवादी प्रकृति को उत्पन्न करता है। अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं? शून्यांतरण। शून्यांतरण, जिसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन यदि हिंदी सीखा है और संस्कृत सीखा है तो एक चीज को सीखने से दूसरे का ज्ञान आसान हो रहा है, अधिगम आसान हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं धनात्मक अंतरण। शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है अधिगम सिद्धांत? कभी हम कुत्ता पढ़ रहे हैं, कभी हम बिल्ली पढ़ रहे हैं, कभी हम बच्चा पढ़ रहे हैं, कभी हम कबूतर पढ़ रहे हैं। ये अधिगम सिद्धांत क्यों डेवलप हो रहे हैं? ये अधिगम सिद्धांत अधिगम को सुगम बनाते हैं, अधिगम को आसान बनाते हैं, नई सूचनाओं को अर्जन करने का रास्ता बताते हैं, अधिगम को उत्साही बनाते हैं। तो ये सभी कारणों से हम अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ते हैं। इन सभी कारणों के लिए अधिगम के सिद्धांतों के प्रयोग करते हैं। निम्न में से अधिगम नहीं है। वृद्धि क्या अधिगम है? नहीं, वृद्धि नहीं है अधिगम। वृद्धि से व्यवहार परिवर्तन होना चाहिए। परिपक्वता अधिगम नहीं है, परिपक्वता से व्यवहार परिवर्तन होना चाहिए। मादक पदार्थ हमारे अधिगम के अवरोध का कारण है। थकान हमारे अधिगम के अवरोध का कारण है। तो निम्न में से अधिगम नहीं है, कोई भी इनमें से अधिगम नहीं है, वो सभी अधिगम नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस, बस ऐसे देखा और आंसर आया। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अधिगम को प्रभावित वातावरण करता है, करता है। थकान करती है, करता है। ऊब करती है, करता है। आयु करती है, करता है। परिपक्वता करती है, करता है। उसने पूछा है कारक नहीं है, ये तो सभी प्रभावित करते हैं। तो फिर इसलिए आंसर हो जाएगा उक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने, गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई को अनुभव होता है तो वो उसकी क्या है? अधिगम अशक्तता है। यदि वो बोल नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, गणित के प्रश्न हल नहीं कर पा रहा है, तो उसकी शारीरिक अशक्तता नहीं है, मानसिक अशक्तता होना जरूरी नहीं है, अधिगम अशक्तता है। यानी वो अधिगम नहीं कर पा रहा है। जरूरी नहीं है कि वो शारीरिक होने के कारण नहीं पढ़ पा रहा हो, नहीं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। मानसिक रूप से अक्षम हो, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कैसा है? उसमें अधिगम अशक्तता होती है। तो अधिगम अशक्तता वाले बच्चों का लक्षण है विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं होता, सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन में कठिनाई होती है, शारीरिक संतुलन में कमी होती है। तो ये सारी चीजें किस में आ गई? अधिगम अशक्तता में आ गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिगम को प्रभावशाली बनाने का कौन सा उत्तम तरीका बताया गया है? बताओ। ये नई शिक्षा नीति कोई प्रभावशाली बनाने का तरीका है? नहीं। धन कोई प्रभावशाली बनाने का तरीका है? नहीं। पूर्व ज्ञान से बच्चा जल्दी सीख सकता है लेकिन उसका कोई तरीका नहीं हो सकता। सबसे अच्छा तरीका है अधिगम का स्वप्रेरणा। यदि स्वप्रेरणा है तो अधिगम का सबसे उत्तम तरीका है। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम में क्या क्या बोला? उसने कई नियम दिए थे ना, सह नियम दिए थे, पूरक नियम दिए थे, तत्परता का नियम उसी का था, परिणाम का नियम उसी का था, अभ्यास का नियम उसी का था, सदृश्य का नियम थॉर्नडाइक का नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा सदृश्यता का नियम। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ बताएं। समग्रता, पूर्णाकार और समरूपता। ये मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये सारे ही हैं। जब आपको स्लाइड पढ़ाई गई थी तो आप इसको याद रखें। समग्रता, पूर्णाकार, समरूपता,
ये गेस्टाल्ट शब्द के अर्थ है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये किसने दिया था? पहली या दूसरी परिभाषा हमने पढ़ी थी, ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी थी। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये परिभाषा हमें किसने दी थी? वुडवर्थ ने दी थी। सीखना किससे प्रभावित होता है? क्या आत्मा से प्रभावित होता है? या नहीं यार, मन से प्रभावित होता है? नहीं, बुद्धि से प्रभावित हो सकता है, लेकिन प्रेरणा इसका एग्जैक्ट आंसर है। अभी भी हमने देखा स्वप्रेरणा से ज़्यादा प्रभावित होता है, इसलिए बुद्धि से वो धीरे सीख सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वप्रेरणा। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोलर का। पुनर्बलन का सिद्धांत किसका था? स्किनर का। तलरूप का सिद्धांत किसका था? कूट एंड लेविन का। और प्रत्यन्वयभूल सिद्धांत किसका था? थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत। ठीक है, इसको फटाफट याद करें। सीखने की अंतिम अवस्था, सीखने की गति कैसी होगी? यदि अंतिम अवस्था आ जाएगी तो धीमी आ जाएगी। सीखने की अंतिम अवस्था जो होगी तो गति कैसी हो जाएगी? हमारी धीमी हो जाएगी। कॉलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? कॉलर का अंतर्दृष्टि, इनसाइट प्रोग्राम, इनसाइट लर्निंग ऑफ कॉलर। अंतर्दृष्टि पर पड़ने वाला प्रभाव तत्व कौन सा है? अंतर्दृष्टि पर अनुभव प्रभाव डालती है, बुद्धि प्रभाव डालती है, प्रत्यय एवं त्रुटि प्रभाव डालती है। तो उक्त सभी इसका हो जाएगा। आपने इन सभी प्रश्नों पर फटाफट नज़र डाली। ऐसे और भी